आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा पति, उसकी मां, चाची और बहन के ऊपर यानी कुल 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देती है और जिसमें गंभीर से गंभीर आरोप लगाती है। और आरोप ये होते हैं कि मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं, धोखाधड़ी की, मेरा स्त्री धन छीन लिया, दहेज मांगते हैं, दहेज के लिए उत्पीड़न करते हैं और 50 लाख रुपए दहेज की डिमांड करते हैं। और जो इसकी मां है ना, जो इसकी चाची है ना, इसकी बहन है ना, ये मेरे पति को उकसाती है और वो मुझसे पैसे की डिमांड करता है। यहां तक कि पत्नी ने आरोप लगा दिए थे और एफआईआर दर्ज हो जाती है आईपीसी की धारा 498A, 323, 504, 506, 406, 420, 34। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 498A, 323 ये उत्पीड़न के लिए है, परेशान करने के लिए, 504, 506 है धमकाना, डराना, मारपीट कर देना इसके लिए, और 406 स्त्री धन के लिए है और 420 धोखाधड़ी के लिए। ये धाराएं इसमें इन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन पति और उसके परिवार के लोग कहते हैं कि हमें झूठे केस में फंसाया जा रहा है, हमारा कोई दोषी नहीं है, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हम इस केस को फाइट क्यों करें। और इसीलिए यहां पर पति चला जाता है। पति के साथ साथ पूरे परिवार के लोग एक साथ पहुंच जाते हैं उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि मामला ही नागपुर में दर्ज हुआ था। महाराष्ट्र के नागपुर में यह मामला दर्ज हुआ था और नागपुर में ही उच्च न्यायालय है, बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच नागपुर में भी है। तो नागपुर बेंच में इन लोगों ने इसको चैलेंज कर दिया था सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत। और इस मामले में न्यायालय को यह कहना पड़ा कि पारिवारिक विवादों में पूरे परिवार को फंसाने की प्रवृत्ति बन चुकी है और ऐसी प्रवृत्ति को रोकना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि साफ साफ न्यायालय कह रही इस मामले में कि परिवार के लोगों को जबरन फंसाया गया है। तो पहली पति की जीत हो गई कि परिवार के लोग इस केस से बाहर। हाई कोर्ट ने मां को, चाची को, बहन को केस से बाहर कर दिया। तो चलिए आगे चलते हैं और इस केस के बारे में और डिटेल में लेके चलते हैं। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल अक्सर आपने मेरे हर वीडियो में कहा होगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके विरुद्ध जो मामला आया है ये मामला झूठा है, बेबुनियाद है, आपको फंसाया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपका उत्पीड़न किया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा ट्रायल फेस करने की बजाय इसमें आपत्ति लगा के आगे बढ़ना चाहिए। और कई बार मैंने देखा कि पहले परिवार वालों को जाएंगे, फिर रिश्तेदार जाएंगे, फिर पति बाद में जाएगा। यहां ऐसा नहीं हुआ। पति सहित चारों लोगों ने सीधे सीआरपीसी 482 के अंतर्गत नागपुर हाईकोर्ट में सीधी यहां पर क्वेश्चन पेश कर दी और क्वेश्चन में यहां पर बेनिफिट ये मिल गया कि पति को छोड़कर बाकी लोगों को कोर्ट ने बाहर कर दिया, इस केस से अलग कर दिया, बरी कर दिया। दरअसल इस मामले में यह बताया गया है कि पत्नी के द्वारा पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह आरोप था कि उसके ससुराल वाले शादी के बाद से ही उसे परेशान करते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और जो उसकी माँ है, चाची है, बहन है, ये मेरे पति को उकसाती है कि उससे पैसे मांगो, उसके पास बहुत पैसा है और 50 लाख रुपए की पति डिमांड करता है कि मुझे बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए ला के दो। पत्नी से डिमांड करता है कि मुझे बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए अपने माँ बाप से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, अगर इस घर में रहना है तो तुमको 50 लाख रुपए ला के देना पड़ेगा, वरना हम तुम्हारे साथ मार करेंगे, पिटाई करेंगे, तुमको अच्छी तबीयत से कूटेंगे और इतना ही नहीं, तुम्हारा स्त्री धन भी नहीं देंगे, वो भी अपने कंडर में रख लेंगे। पत्नी ये सारे और धोखा भी दिया गया मेरे साथ, धोखाधड़ी की भी इसमें सेक्शन लगा दिया। पति की तरफ से यह कहा जाता है कि हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है, अरे मैं ऐसी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता जो पत्नी मुझे परेशान करती है, मेरे परिवार वालों को परेशान करती है, अपमानित करती है, प्रताड़ित करती है, उत्पीड़न करती है, XYZ। पति अपनी तरफ से आरोप लगाता है और आरोपों के साथ पहुंच जाता है डाइवोर्स लेने फैमिली कोर्ट। और जैसे ही फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करता है और पत्नी 2 महीने बाद पति और उसके परिवार के ऊपर नागपुर में थाने में जाती है, नागपुर के मनकापुर थाने में जाती है और वहां पर एफआईआर दर्ज करवा देती है और यहां पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। मैंने अक्सर कहा और कई ऐसे जजमेंट बताए जिनमें मैंने बताया है कि हाँ, ऐसा कई केसेस में देखा गया कि जहां पर पति की तरफ से कोई भी सिविल केस हुआ, चाहे वो दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस हो, चाहे सेपरेशन का केस हो, चाहे शादी शून्य कराने के लिए केस किया हो, चाहे डिवोर्स के लिए केस किया हो, और केस करने के बाद, समन मिलने के बाद पत्नी सीधा थाने जाती है और केस दर्ज करवा देती है और कोर्ट ऐसे मामलों को उस वक्त रद्द कर देती है जब पत्नी के पास में कोई सबूत नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने भी कोई सिविल केस किया हो और सिविल केस करने के बाद पत्नी को जानकारी लगने के बाद, समन मिलने के बाद, नोटिस मिलने के बाद और उसने अगर आपके ऊपर केस किया है, तो आप भी ऐसे केसेस को जिसमें सबूत नहीं है, बिना सबूत के आपके ऊपर मामले हैं, उन्हें आप क्वेश्चन में जाकर डिसमिस करा सकते हैं, डिस्चार्ज पिटीशन लगा के भी डिसमिस करवा सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट रिवीजन में जा सकते हैं। ये आपके पास में ऑप्शंस हैं।
यहां पर भी ऐसे देखने को मिलता है कि पति कहता है कि मैंने डाइवोर्स का केस फाइल किया और 2 महीने बाद पत्नी ने मेरे परिवार के ऊपर दुर्भावना की भावना से, प्रताड़ित करने की भावना से, परेशान करने की भावना से, जानबूझकर द्वेषपूर्ण भावना से एक केस फाइल कर दिया। पति की तरफ से यह भी कहा गया कि पुलिस ने सीआरपीसी 41A के अंतर्गत हमको समन नहीं दिया। तो इस मामले में यह कहा गया यहां पर कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कहा कि प्रक्रिया में की चूक का मामला जमानत के लिए आधार का हो सकता है, ना कि पूरी की पूरी कार्रवाई रद्द करने के लिए पर्याप्त है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि भैया ठीक है, अगर पुलिस ने आपको सीआरपीसी 41A का नोटिस नहीं दिया तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि यह पूरा मामला रद्द होने का नहीं बनता है। क्या आप बोलो इसके आधार पर मामला ही नहीं बनता, तो पूरा मामला रद्द नहीं होगा, बल्कि इसके आधार पर आपको जमानत दी जा सकती है, यह भी कहा जा रहा है। यहां पर पति की गिरफ्तारी को चुनौती देने के संबंध में कोर्ट ने पुलिस स्टेशन की डायरी की जांच में पाया कि पति जांच अधिकारी के सामने स्वतः उपस्थित हुआ था। अब एक बात याद रख लो भैया, अगर पुलिस आपको फोन करे और सीआरपीसी 41A का नोटिस ना भेजे, जो कि अब वर्तमान में BNSS की धारा 35 क्लॉज 3 का है, अगर ये नोटिस ना भेजे और आप सीधे वहां पहुंच जाएं, पुलिस कहते स्वतः उपस्थित हुए थे इसलिए हमने इनको गिरफ्तार कर लिया, तो अब आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए जब भी पुलिस आपको फोन करके बुलाए, आप नोटिस मांग लो, नोटिस लेने के बाद फिर पहुंचो और नोटिस को रिसीव करते समय सिग्नेचर डालो, सिग्नेचर करते समय वहां पर डेट डालो, जब भी साइन करो सिग्नेचर, जब भी साइन करते हो सिग्नेचर करते हो उसके नीचे डेट अवश्य डालो। आपको 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, पति को लगा चलो पुलिस बुला रही है, पहुंच जाते थाने और खुद ही पहुंच गया। पुलिस कह रही वो तो खुद ही आया था, हमने थोड़ी बुलाया, ये आया था, हमने पूछताछ की, मुझे कारण लगा, मैंने गिरफ्तार कर लिया, मुझे कारण लगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि यहां पर बात देखने को मिल रही है कि पति की गिरफ्तारी को चुनौती देने के संबंध में कोर्ट ने पुलिस स्टेशन की डायरी की जांच में पाया कि पति जांच अधिकारी के सामने स्वतः उपस्थित हुआ था। तो अब याद रखना भैया, अभी तक ये कह रहे थे पुलिस बुला रही पहुंच जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ध्यान रखना, अगर पुलिस आपको फोन पे बुला रही है या आप खुद ही जा रहे हो तो जांच अधिकारी को अगर ऐसा लगता है तो आपको गिरफ्तार कर सकता है वहां पर बिना नोटिस दिए। और इसके बाद ये लिखा है इसमें, इसके बाद अधिकारी ने गिरफ्तारी से पहले लिखित में कारण दर्ज किए थे। अब भाई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा तो कारण दर्ज तो करे ना, मैं क्यों कर रहा हूं तुमको, तुम जवान लड़ा रहे थे, तुम आ नहीं रहे थे, धमका रहे थे हमको, जब भाग जाओ कुछ जो भी कारण होगा उसमें लिखा है इसमें कि जांच अधिकारी ने कारण लिखा पहले कि हम आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, गिरफ्तारी का कारण क्या है। भाई जितने सेक्शंस हैं इनमें कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है कि 7 साल से अधिक की सजा वाला हो, सब 7 साल के भीतर 7 साल तक ही है ना, तो इसमें कोई सेक्शन नहीं है ऐसा, तो फिर डायरेक्ट गिरफ्तारी कैसे। तो वो कह रहा कि तो स्वतः उपस्थित हुए थे, अब मुझे ऐसा कारण लगा तो मैंने गिरफ्तार कर लिया इनको। तो याद रखना कि भैया आप जाते हो, स्वतः जाते हो पुलिस स्टेशन या कॉल करने पर जाते हो, तो अगर ऐसा कारण लगता है पुलिस को तो आपको वो गिरफ्तार कर सकती है बिना BNSS की धारा 35 क्लॉज 3 का नोटिस दिए बिना। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पति की मां, चाची और बहन के खिलाफ आरोप पत्र की सभी कार्रवाइयां रद्द की जाती हैं और पति के खिलाफ इस मामले को यथावत रखा जाता है। यानी कि सिर्फ इस मामले में पति के खिलाफ मामला चलेगा, उसके परिवार के जो 3 सदस्य थे, मां, चाची और बहन, इनके ऊपर मामला नहीं चलेगा। मुझे लगता है शायद इनके परिवार में इनके पिता नहीं होंगे, भाई नहीं होगा, इसलिए उनके ऊपर मामला नहीं है, नहीं तो वो भी इस मामले में होते। खैर तब इसमें नहीं लिखा तो अपन अनुमान ही लगा सकते हैं। और जजमेंट आता है बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से और इसका क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर है APL 135/2020 और इसका आदेश आता है 8 अक्टूबर 2025 को। और ये 498A और अन्य धाराओं में मामला था और CRPC की धारा 482 के अंतर्गत इसे चुनौती दी गई थी 2020 में। 5 साल का समय लगा, 2025 में परिवार के 3 सदस्यों को कोर्ट ने बरी कर दिया। सिर्फ पति के ऊपर ही ट्रायल चलेगा। आज के लिए नहीं, मैं मुकेश जैन, नमस्कार।